किताबों के रस से मैंने खुद को सींचा है, इसलिए मेरे पास अनुभवों का एक बड़ा सा बगीचा है। मैं किताबें पढ़ता था और सोचता था कि किताबें पढ़ के मैंने बहुत सारा अनुभव हासिल किया है, लेकिन जब मैं समाज में कुछ लोगों से मिला, नरेंद्र जी से मिला, तब मुझे लगा कि मेरा ज्ञान तो बहुत सीमित है। और मैंने देखा कि इन्होंने कितनी सारी किताबें पढ़ी हैं और मैं भी किताब पढ़ना पसंद करता हूँ, ये भी किताब पढ़ना पसंद करते हैं। इनके पास ढेरों किताबों का संकलन है। अक्सर जब ये चित्रकूट से लौटते हैं तो मेरी फरमाइश होती है कि आप अपनी चुनिंदा किताबें लाइए ताकि मैं उनका अध्ययन कर सकूँ। तो आज मैंने इनवाइट किया है नरेंद्र जी को कि मेरे साथ आएँ, वार्ता करें और आप तक भी साझा करें वो निचोड़, किताबों का वो निचोड़, ताकि उससे आप भी पोषित हो सकें और आप भी अपनी ज़िंदगी में एक कदम आगे बढ़ा सकें। तो आपका हमारे इस शो में किताबों पर बातचीत में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार राजेंद्र जी। आप चर्चा करते हैं किताबों की, किताबों के वो पन्ने या वो किताब जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो, और वो किताब क्यों पसंद है, उसके लेखक कौन, इस पर विस्तार से आप हमसे और हमारे दर्शकों से बातचीत करिएगा। देखिए राघवेंद्र जी, जैसे किताबों का लगाव तो बचपन से ही मुझे, और काफ़ी बुक्स पढ़ी हैं। जो आपने लगाव की बात करी, किस उपन्यास से, किस किताब से अधिक लगाव है मुझे, तो मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया है यशपाल जी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी हैं। इसके बाद वो स्वतंत्र होने के बाद, देश की स्वतंत्रता के बाद उन्हें लेखन में भी हाथ आजमाए और बहुत अच्छा लेखन कार्य किया है। उनका लिखा हुआ एक एक शब्द, ये मानिए आप, ऐतिहासिक दस्तावेज हैं भारत के लिए, और हिंदी साहित्य के लिए तो अनुपम ख्याति हैं वो। उनकी मैंने काफ़ी बुक्स पढ़ी हैं। भारत विभाजन पर उन्होंने झूठा सच नाम से एक उपन्यास लिखा है, इसके 2 पार्ट हैं। वतन और देश, ये पहला पार्ट है। देश का भविष्य, देश का भविष्य, ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में उन्होंने ये दिखाया है, शब्दों में पिरोया है, उस समय जब भारत विभाजन हुआ उसकी त्रासदी को, कैसे संघर्ष किया लोगों ने, किन कारणों से भारत का विभाजन हुआ और कितनी यातनाएं झेली उस त्रासदी में दोनों तरफ के लोगों ने। धर्म के नाम पर, स्त्री पुरुष के भेदभाव के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, आर्थिक असमानता के नाम पर। मतलब इस विभाजन होना एक राजनीतिक प्रकरण था, धार्मिक सोच का एक अलग प्रकरण था, लेकिन इसमें सभी जो भी जीवन मूल है मनुष्य, सभी घोंटे गए, सबका गला दबाया गया। उन्होंने इतने अच्छे ढंग से, बिल्कुल सरल तरीके से झूठा सच नाम के उपन्यास में उन्होंने संकलित किया है। और इसके साथ ही मैंने इनके काफ़ी उपन्यास पढ़े। दिव्या है, और इनका एक जीवन परिचय टाइप का है। उस समय जो इन्होंने रियल स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, कितने लोगों ने कैसे काम किए उस समय के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने। एक सिंहावलोकन नाम की एक बुक्स है इनकी, वो इनके आप संस्मरण कह लीजिए कि उसमें संस्मरण संकलित किए हैं, या इनका आत्मकथा बोल लीजिए, तो वो बुक्स मुझे। दर्शकों से एक अपील करूंगा मैं, झूठा सच, ये नाम ही बहुत कुछ कहता है। झूठ को भी प्रदर्शित कर रहा है, सच को भी प्रदर्शित कर रहा है। तो अगर हम कहें कि अगर झूठा है तो सच कैसे, और सच है तो झूठा कैसे है, तो ये उपन्यास, जैसा कि नरेंद्र जी से हमारी बातचीत हो रही है, मैं भी रिकमेंड करूँ कि आप लोग पढ़िए। अब मैं आपसे और अनुरोध करूँगा कि आप इसका सार, जो भी दर्शक देख रहे हैं, ताकि वो क्यों पढ़ें इस किताब को, इसका सार क्या है, अगर आप उन्हें बता सकें। इसका सार ये है कि जैसे हम वर्तमान समय में देखते हैं कि भारत विभाजन के समय तमाम तरीके हम लोग चर्चाएँ करते हैं, वर्तमान के पत्रकार समूह, लेखक है और आमजन भी, ये कारण थे, गांधी जी की गलती थी, या नेहरू जी की गलती थी, या जिन्ना का था। तो कारण रहे हैं थोड़ा बहुत स्वतंत्रता के समय, लेकिन इसका मुख्य कारण यही रहा है कि धार्मिक उन्माद, जो धार्मिक उन्मादी लोग थे, वही वजह थे भारत विभाजन की। देश को 2 टुकड़ों में बांट दिया। अंग्रेजों के चाटुकार टाइप के लोग थे, अंग्रेजों की सोच को जो पालते थे, वो अंग्रेजों की सोच के आधार पर विभाजन हुआ। लेकिन किया जिन्होंने, उसके लिए ना तो गांधी जिम्मेदार, ना नेहरू, ना जिन्ना जिम्मेदार। वो सोच जिम्मेदार थी जो
जिसको धार्मिक उन्माद बोलते हैं। और ये दोनों पक्षों में था, हिंदू में भी मुस्लिम में भी। तो उन्होंने वो दिखाया है कि हम इस धार्मिक उन्माद की वजह से एक इतने बड़े भूभाग को भी बांट सकते हैं। जिस भारतीय संस्कृति ने वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया, ये ऐसा एक लफ्ज़ कहा वसुधैव कुटुंबकम, जिसे पूरा विश्व एक परिवार के रूप में देखा गया, उसको भी तोड़ दिया कुछ पंथी कट्टर लोगों ने, कट्टरपंथी सोच ली। तो उसको बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने बिल्कुल जीवंत प्रस्तुत किया है, जीवंत उसमें कि कैसे संघर्ष किया लोगों ने, कितनी मार काट हुई, कैसे स्त्रियों के साथ बलात्कार हुए उस त्रासदी में, कैसे बच्चों की हत्याएं की गई, माँ से छुड़ाकर बच्चों को मारा गया, कैसे ट्रेन में यहाँ के लोगों ने वहाँ के लोगों को मारा, वहाँ के लोगों ने यहाँ के लोगों को मारा। जो ट्रांसफ़र हो रहे थे, वहाँ के हिंदू यहाँ आ रहे थे, सिख यहाँ आ रहे थे लाहौर पाकिस्तान से, यहाँ अमृतसर पंजाब, पूर्वी पश्चिमी पंजाब से पाकिस्तान जा रहे थे। तो कैसे यहाँ के हिंदुओं ने उन मुस्लिमों को मारा, वहाँ के मुस्लिमों ने यहाँ के हिंदुओं को मारा। ये दोनों तरफ बराबर जो मतलब ऐसे काम किए गए हैं धर्म के नाम पर, तो उस मारकाट को बिल्कुल जीवंतता के साथ उन्होंने प्रस्तुत किया है और ये दिखाया है कि हम लोग धार्मिक उन्मादों में न फंसें और देश से यदि प्यार करते हैं तो इस तरीके के प्रकरण जहाँ भी सामने आए उनको दबा दें। बिल्कुल, अगर दर्शक विभाजन के समय की चीज़ों को अपनी आँखों से देखना चाहते हैं तो ये उपन्यास उनका ज़रूर पढ़ें और उससे कुछ सीखें भी, ताकि भविष्य में ऐसी चीज़ें अगर हमारे सामने आए तो उनको कैसे हम हैंडल करें, कैसे उन चीज़ों से कनाव काट के या बचते हुए हम लोग सुरक्षित अपना जीवन जी सकें। अब बात करते हैं कि किताबों ने कैसे आपको आकर्षित किया या कब आप किताबों की तरफ आकर्षित हुए? किताबों का राघवेंद्र जी मैं बचपन से ही लगाव रहा है। सबसे शुरुआत बताता हूँ कि मैं 6 या 7 वर्ष का होऊंगा, कक्षा 2 का स्टूडेंट रहा होऊंगा। मेरे बाबा जी गांव में एक रामचरितमानस का पाठ होता था, गांव के चौखाटे में बैठ के, जिसको बुंदेलखंडी में अथाई भी बोलते हैं। गांव में 2 नीम लगी रहती हैं, चबूतरा होता है, छप्पर होता है। तो गांव के जो बूढ़े बुजुर्ग थे, एक पंडित जी थे, वो रामचरितमानस सुनाते थे। 20-30 की संख्या में वो बुजुर्ग बैठ के आके सुनते थे। तो मैं भी बाबा के साथ जाता था उसमें। तो जब वो सुनाते थे, चौपाई पढ़ते थे, फिर उसका अर्थ बताते थे, मुझे वहाँ से बड़ा शौक़ हुआ कि मैं भी पढ़ूँ। फिर ये हुआ कि कक्षा 2 में ही मैं रामचरितमानस बहुत अच्छे ढंग से लयबद्ध तरीके से पढ़ने लगा। उसके अर्थ भी बताता था चौपाइयों के। तो जैसे लंच होता था, 1 घंटे का होता था कार्यक्रम, वो आधा घंटा में वो अपना फ्री हो गए बुजुर्ग कि अब रेस्ट करना है 10-5 मिनट, मतलब जो उनका खैनी वैनी खाना है। तो फिर मुझे थमा देते थे कि अब तुम पढ़ो। तो फिर मैं पढ़ता था आधा घंटा, एक चौपाई, उसका अर्थ। ऐसे ये हुआ। और पिताजी भी घर में कुछ पुस्तकें रखते थे। उस समय सन 70-80 को वो पढ़ते होंगे, तब इंदिरा गांधी से संबंधित पुस्तक थी पिताजी के पास। तो वो मैंने उनके बक्से से निकाल के पढ़ी। तो बड़ा मतलब अच्छा लगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही हैं और उनकी ये सोच थी, ऐसे ऐसे काम किए हैं। लोगों को भी बहुत लगाव था उनसे। गांधी जी का एक उपन्यास था यशपाल जैन का लिखा हुआ, वो मेरा पहला उपन्यास था, मैंने पढ़ा। अब पता चला कि मैंने उपन्यास पढ़ा था। उस समय तो किताब थी मेरे लिए, किताब है कोई। यशपाल जैन जी का है साबरमती के संत, साबरमती का संत। ये पुस्तक मैंने पहली बार पढ़ी। और तमाम महापुरुषों की जीवनियाँ भी पिताजी के बक्से में थीं, वो मैंने पढ़ी। ऐसे धीरे धीरे लगाव होता गया। और मैंने अपनी पहली पुस्तक कक्षा 7 में, अपने जो मेरे खर्च के लिए पैसे मिलते थे मेला देखने के लिए, तो उससे मैंने हिमालय कुछ संस्करण था उस किताब का नाम, मतलब नाम दूसरा था, तो प्रकाशक होता है। और किताब का नाम था सिंहासन बत्तीसी, विक्रम बेताल की। तो सवाल जवाब है विक्रम बेताल की, वो मेरी पहली किताब थी। और ऐसे फिर मैं पढ़ता गया। जब राठ पढ़ने आया तो यहाँ मेरा उस समय ज़्यादा दीवानगी शुरू हुई किताबों की। मैं भी किताबों से जुड़ा एक संस्मरण अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा। मैं बहुत छोटा रहा होऊंगा, 2 या 3 कक्षा में पढ़ता होऊंगा, जड़ाकर में पढ़ता था मैं। तो मेले में कुछ जो होते हैं यज्ञ वगैरह होता है, साधु संत दूर दूर से आए हुए थे और वहाँ पर साधु संत प्रवचन कर रहे थे, मैं आपको बताऊँ। तो मुझे भी मौका दिया गया कि कुछ पंक्तियाँ कुछ पढ़ी थी मैंने, जटिल थी, याद की थी, मंच पे सुनाई मैंने।
जब मंच पे पंक्तियाँ मैंने सुनाई, दर्शकों ने सुनी, सबने सुनी, इनाम भी दिया, और जब मैं मेले से गुजरा, मैं तो एक किताबों का स्टॉल लगाए हुए थे, एक व्यक्ति, उसने भी मेरी पंक्तियाँ सुनी थी स्टेज से। उसने मुझे बुलाया, भैया बोला इतनी सारी किताबें हैं, जो तुम्हें पसंद आए वो किताब तुम ले लो। तो मैंने चूँकि स्टेज से एक जो कवित्व था या कविता सुनाई थी, तो उन्होंने मुझे कहा तुम्हारे लिए कविता जो किताब है वो सूटेबल रहेगी। लेकिन मैं पढ़ने का शौकीन था, कहानियाँ, तो वहाँ से मैं कहानियों की किताब उठा के ले गया। तो एक संस्मरण मुझे याद है, तो मैं चाहूँगा आप भी किताबों से जुड़ी कोई और ऐसी यादें हो तो वो भी आप हमारे दर्शकों तक साझा करें। कक्षा 11 में राठ पढ़ने आया, ब्रह्मानंद इंटर कॉलेज से मैंने इंटरमीडिएट किया है। तो हेलो, मेरे एक मित्र हैं यही राठ से, केदारनाथ वर्मा। तो वो मुझे सर्वप्रथम, उन्होंने मुझे देखा कि मैं अखबार बहुत पढ़ता हूँ, बड़ा शौकीन हूँ, चाय की दुकान में जाता हूँ, चाय वाला झिड़क भी देता है, क्योंकि चाय तो पीना नहीं है, अखबार पढ़ना है, लगन बहुत थी अखबार पढ़ने की। तो कह रहे चलो नरेंद्र चलते हैं, एक पुस्तकालय है यहाँ पे, वहाँ फ्री पढ़ने को मिलता है। तो मुझे सर्वप्रथम ले गए, नगर पालिका राठ का एक पुस्तकालय है, पंडित परमानंद जी के नाम से, बाजार में स्थित है। वहाँ हाँ, ये दर्शकों को भी आप बताइएगा, टंकी के सामने है, आप पता भी बता दीजिए जो दर्शक पढ़ना चाहें। राठ में नगर पालिका राठ द्वारा एक पुस्तकालय संचालित है, ये लगभग 40 वर्षों से संचालित है। पानी की टंकी के सामने मेन बाजार में, और फर्स्ट फ्लोर में प्रेम बुक स्टॉल के ऊपर, पीछे से जीना गया है। और भाई इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जीना भी गया, तो कम से कम आप चूके ना। और ऐसा मतलब वो तो पुस्तकालय तो एक मंदिर होता है। और जैसे भारत विविधता में हम लोग कहते हैं कि भारतीय संस्कृति बड़ी विविधता युक्त है, और सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। किताब भी एक बगीचा है, तो वहाँ बिल्कुल कई प्रकार की किताबें हैं, पत्रिकाएँ भी हैं, अखबार भी आते हैं, और कई लेखकों की पुस्तकें भी हैं। तो वहाँ उनके साथ गया, तो मैंने मतलब देखा कि इतनी किताबें, मुझे तो ऐसे लगा जैसे मैं मतलब पूरा स्वर्ग पा गया हूँ, मतलब ऐसी खुशी हुई। तो मैंने वहाँ पर डे 4 घंटा सुबह खुलता है, शाम को 4 घंटा खुलता है, संडे को बंद रहता है, त्योहारों में बंद रहता है। तो वहाँ मैंने बहुत अध्ययन किया, रेगुलर 4-5 साल में वहाँ का पाठक रहा, और तब से कुछ ज़्यादा ही दीवानगी हुई किताबों के प्रति, पेपर के प्रति, और बहुत लगाव हुआ। और मैं सबसे रिक्वेस्ट भी करूँगा, जो लोकल के लोग हैं या BNB डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट हैं, इंटर कॉलेज के हैं, वो ज़रूर उसका फ़ायदा उठाएं। आज भी वो संचालित है, और व्यवस्था कैसी है आज की तो मैं अभी नहीं गया हूँ 2-3 वर्षों से। अगर मैं आपके हाथों में एक कोरा कागज़ और कलम थमा दूँ, तो कौन से ऐसे लेखक होंगे जिनका नाम आप उसमें अंकित कर देंगे? अच्छा, देखिए राघवेंद्र जी, हिंदी साहित्य मुझे बहुत प्रिय है, और मैंने अधिकांश जो नामी ग्रामी लेखक हैं पिछले 100 वर्षों से उनका सबका लिखा हुआ साहित्य मैंने अध्ययन किया है काफ़ी हद तक। यदि मैं इनके नाम की चर्चा करूं तो यशपाल जी का नाम मैं ले चुका हूं, मुंशी प्रेमचंद जी, मैत्रेयी पुष्पा जी स्त्री विमर्श की और धाकड़ लेखिका हैं, और ऐसे मुद्दों को उठाती हैं जिनको सोचने में भी लेखकों की कलम कांप जाती है। स्त्रियों के ऐसे मुद्दों को उठाती हैं जो वाकई सच हैं और उसको कोई उठाना नहीं चाहता, समाज के भय से, अन्य तरीक़ों से। तो वो बहुत अच्छा लिखती हैं और स्त्रियों पर बेबाक टिप्पणियाँ करती हैं। श्रीलाल शुक्ल जी हैं राग दरबारी के लेखक, कमलेश्वर, और जैसे मेला आंचल के लेखक हैं हरीश्वर नाथ रेणु, वर्तमान में आदिवासी साहित्य का सृजन कर रहे हैं रणेंद्र जी। मैं आपसे एक चीज़ और कहूँगा, अगर जो दर्शक आपको देख रहे हैं जो किताबों के चाहने वाले हैं जी, उनको कुछ किताबें आप रिकमेंड करें, सलाह दें कि वो ये किताबें पढ़ें, तो कौन सी किताबों के नाम होंगे वो? जैसे आप ग्रामीण परिवेश में स्वतंत्रता के बाद देश की क्या हालत थी, तो उस पर पहला ग्रामीण आंचलिक उपन्यास माना जाता है फणीश्वर नाथ रेणु का मेला आंचल, और मैत्रेयी पुष्पा जी का चाक, भगवती चरण वर्मा जी की चित्रलेखा उपन्यास है,
चित्रलेखक राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल जी का, गोदान मुंशी प्रेमचंद जी का, अलमा कबूतरी मैत्री पुष्पा जी का, और बावली बूच सुनील कुमार जी, पत्रकारिता की और बहुत अच्छा संकलन है उनका, और ग्लोबल गांव के देवता रणेंद्र का। आपसे कुछ सवाल और पूछूंगा मैं। जैसे मुंशी प्रेमचंद जी को जितना मैंने पढ़ा है, ऐसा लगा है कि उन्होंने जो समाज में उस वक्त घटा उसको आंखों देखा हाल जैसे बयां कर दिया हो। तो आपको भी क्या खासियत लगी मुंशी प्रेमचंद जी की? कि मुंशी प्रेमचंद जी ज़मीनी स्तर के लेखक थे। उन्होंने जो देखा, जो समस्याएं उस समय थीं, जो आडंबर थे समाज में, जो बुराइयां थीं, जो अमीर गरीब के बीच की खाई थी, ये सब उन्होंने उसको एहसास किया है और शब्दों में उकेरा है। तो ये देखो, लेखक की जो सोच होती है ना, वो जो कल्पना शक्ति होती बहुत विशाल होती है। वो अपनी कल्पना से उन सब बातों का एहसास कर लेते हैं, उन सब दुखों का एहसास कर लेते हैं जो समाज में घटित हो रहे हैं। तो मुंशी प्रेमचंद जी बहुत ज़मीनी स्तर के लेखक थे। उन्होंने जो देखा वो लिखा है, इसमें कोई दो राय नहीं। ग्रामीण उपन्यासों में जो उन्होंने लिखा है वो बहुत कम अन्य लेखकों में आता है कि वो चीज़ वो लिखे हों। इतनी सच्चाई से उन्होंने उस समय के तमाम जो खामियां थी उनको उकेरा है। बात करूँ समाज के जो वो युवा हैं या वो लेखक हैं जिन्होंने अभी ही कलम पकड़ी है, तो उन्हें क्या सलाह देंगे यार? या उनके लिए कोई स्पेशल किताबें या समाज के वो मुद्दे जिन पर उन लेखकों को लिखना चाहिए? जैसे भाई, मुद्दे तो तमाम हैं पूरे देश में, प्रत्येक क्षेत्र में तमाम मुद्दे हैं। और लेखकों से जो नए उभरते हुए लेखक हैं, अच्छा कुछ नए उभरते हुए लेखक हैं जो मुझे काफ़ी पसंद हैं, उनकी भी एक बार चर्चा करूँ। अमित राजपूत जी हैं। उन्होंने अभी पिछले वर्ष ही उनकी पुस्तक का विमोचन हुआ था। कलेश शंकर विद्यार्थी पर अंतर्वेद प्रवर नाम से किताब लिखी है। और अभी उन्होंने 2 और कोरोना काल में जान है तो जहान है, आरोपित एकांत, बहुत अच्छी रचनाएं हैं, उन्होंने संकलन किया है। और सुनील कुमार जी अभी युवा लेखक हैं जिन्होंने बावली बूच, वो मैंने ये वो किताब पढ़ी है, बहुत ही अद्भुत किताब है बावली बूच। एक माला मोदी, ये भी अभी नए लेखक हैं उभरते हुए, और इन्होंने नाइटमेयर नाम से बुक्स लिखी है। ये जो तैयारी करने वाले छात्र हैं जो नर्वस हो जाते हैं, अवसाद में चले जाते हैं, बिल्कुल, जो IAS, PCS, UPSC वगैरह की तैयारी करते हैं, उनके लिए एक किताब है, उन्हें ये पढ़नी चाहिए। साथ ही साथ 12वीं फेल जो किताब है वो भी दर्शकों को पढ़नी चाहिए। हाँ, देखिए, डार्क हॉर्स, 12वीं फेल और नाइटमेयर, ये जो दर्शक सुन रहे हैं UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इन किताबों को अगर उनके पास वक्त है तो ज़रूर पढ़ें। बिल्कुल। अब वही मैं जो आपसे फिर से ये सवाल करूंगा मैं कि जो युवा लेखक हैं, जैसे मुद्दों की आपने चर्चा की है, उनके लिए कुछ किताबें या कोई लेखक पर्सनल युवाओं के लिए कि हाँ, युवाओं को इन लेखकों को पढ़ना चाहिए, बहुत कुछ सीखेंगे वो? इसके लिए आप वर्तमान में मैत्री पुष्पा जी को पढ़ सकते हैं, मृदुला गर्ग जी को पढ़ सकते हैं, प्रभा खेतान जी को पढ़ सकते हैं। और थोड़ा और पहले जाएं तो आप, जैसे मुंशी प्रेमचंद जी की चर्चा हुई, यशपाल जी की चर्चा हुई, श्रीलाल शुक्ल जी की चर्चा हुई, फणीश्वर नाथ रेणु जी की चर्चा हुई। ऐसे तमाम लेखक हैं जिन्होंने समाज के असली मुद्दों को उठाया है और इन्होंने दिखाया कि आप देश को तरक्की की राह पर कैसे ले जा सकते हैं। आपके आदर्श, हाँ, बात कंप्लीट करिए उसके और बाद। जैसे किन मुद्दों में हम ना लिखें, ये तमाम मुद्दे नए लेखकों को देखता हूँ कि भड़काऊ टाइप के उपन्यास लिख देते हैं और हॉरर टाइप के, इनसे कोई मतलब नहीं निकलना। युवा पीढ़ी इनको पढ़ के क्या समझेगी, क्या सोचेगी, उसकी सोच क्या होगी? हॉरर से क्या संबंध है निजी ज़िंदगी का? वो तो झूठ की एक कल्पना होती है। तो ज़मीनी मुद्दे उठाएं, जैसे गरीबी है, आदिवासियों पर अन्याय है,
छोटी जाति पर अन्याय है, क्षेत्रों में शिक्षा की कमियां हैं तो क्यों है, भ्रष्टाचार क्यों है, किन कारणों से है, कौन लोग करते हैं, ऐसे मुद्दों पर कलम उठाइए। लोग अवसाद में जा रहे हैं, अच्छे पढ़े लिखे युवा जो आर्थिक रूप से संपन्न भी हो गए लेकिन अवसाद में जाकर के आत्महत्याएं कर रहे हैं, उन मुद्दों को उठाइए जिनको पढ़ के एक सकारात्मक संदेश जाए, लोगों में ऊर्जा का प्रवाह हो जाए कि हमें अगर कोई असफलता मिल जाए हमें तो हमें ज़िंदगी में असफलता को लेकर के ना बैठ जाएं, क्योंकि असफलता एक सीढ़ी है केवल, वो भी आपको सफलता की ओर लिए जा रही है। तो ऐसे मुद्दे उठाएं क्योंकि जन सामान्य में इस समय एक अवसाद कहीं चला है ना। लोग धन कमा लेते हैं, इज्जत शोहरत सब कमा लेते हैं लेकिन वो अवसाद निजी ज़िंदगी में अवसाद में चले जाते हैं, उनकी ज़िंदगी से प्रेम चला जाता है। तो ऐसे मुद्दों को उठाएं, ऐसे मुद्दों को लिपिबद्ध करें जिससे जो हमारी नई पीढ़ी है वो सीखे और देश की तरक्की में योगदान दे। आपका आदर्श कौन है और आपको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? राघवेंद्र जी, मेरे आदर्श उनके लिए शब्द तो नहीं हैं लेकिन असीम ऊर्जा के स्रोत हैं। जैसे सूर्य पृथ्वी के लिए ऊर्जा का स्रोत है असीम, कोई सीमा नहीं है, ऐसे ही मेरे आदर्श हैं त्यागमूर्ति स्वामी ब्रह्मानंद जी, जिन्होंने बुंदेलखंड के लिए शिक्षा का एक ऐसा दीपक जलाया जिसने हजारों घरों में रोशनी दी है और इस क्षेत्र के लिए, इस पूरे बुंदेलखंड के लिए ऐसा अनुपम कार्य कर गए हैं जो मेरे अलावा भी सैकड़ों लाखों लोगों का ऊर्जा के स्रोत हैं। वो संस्थान ऊर्जा का स्रोत है जहाँ पहुंचकर मुझे लगता है कि यहाँ तो असीम ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है और वहाँ से हम ऊर्जा लेते हैं। इस आध्यात्मिक ऊर्जा की बात है और इस देश के बारे में और विस्तृत सोच करने की तो स्वामी विवेकानंद जी, उनसे मैं बहुत छोटे से ही प्रेरणा ले रहा हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं जिन्होंने सिखाया कि देश के लिए हमें स्वार्थ कैसे त्यागना पड़ेगा, हर चीज़ त्यागनी पड़ेगी, सिर्फ देश के लिए, समाज के लिए जिए और नाम शोहरत पद इज्जत इसके लिए यदि जो जीते हैं आप तो आप वो चीज़ नहीं कर पाएंगे जो आप सोच रहे हैं कि हम ऐसा करें कि हमारा देश उन्नति करे, हमारा समाज उन्नति करे, और पूरी तरह निस्वार्थ होना पड़ेगा। और अब्दुल कलाम साहब जो ये दिखाते हैं कि हम अभाव में भी हर वो चीज़ पा सकते हैं जो इस दुनिया में श्रेष्ठतम है। पद ले लें, चाहे शोहरत ले लें, चाहे धन ले लें, उनकी सादगी से मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है, उनके संघर्षों से बहुत प्रेरणा मिलती है। बात करते हैं ऐसे लेखक जो हमारे बीच मौजूद नहीं हैं और ऐसे लेखक जो अभी मौजूद हैं, आपके उनसे संपर्क हैं, आप उनसे संपर्क में हैं। जी जी, और उनके निजी जीवन पे भी अगर आप प्रकाश डालना चाहें, उनके संघर्षों के बारे में जी, तो बिल्कुल बताइए दर्शकों को। हमारे लेखकों से बात भी होती है और साहित्यिक चर्चाएं भी होती हैं। जैसे पुराने लेखकों में मैं सिर्फ मैत्री पुष्पा जी से जुड़ा हूँ, उनसे मेरी फ़ोन वार्तालाप भी होती है और उनकी ज़िंदगी के बारे में भी, उनका मैंने आत्मकथा भी पढ़ा है, उससे रिलेटेड बातें होती हैं, उनके संघर्षों की बातें होती हैं कि कैसे उन्होंने कलम पकड़ी, कैसे वो इतने महत्वपूर्ण मुद्दे उठा लेते हैं, इनको लोग सोचने में भी झिझकते हैं, उसको उतार देती हैं किताबों में। उन्होंने भी बड़ा संघर्ष किया है और कई आक्षेप भी झेले उन्होंने कि उनकी किताबों को प्रकाशित होने में बड़ी दिक्कतें आई, क्योंकि इतना सच लिख दिया है कि उस सच को लोग स्वीकार नहीं कर सकते, कर ही नहीं पाते। लेखक स्वीकार नहीं कर पाते, जो अपने आप को समाज का आईना मानते हैं, कई लेखक भी स्वीकार नहीं कर पाते। इतना कड़वा सच लिखा है। जैसे उनको चाक उपन्यास पढ़ा, अलमा कबूतरी, बेतवा बहती रही, तमाम पढ़े, उनकी आत्मकथा भी पढ़ी। आत्मकथा भी बड़े पूरी सच्चाई से लिखा है, कहीं भी उसमें ये नहीं है कि उनको छिपा लिया हो। तो ऐसे बेबाक लेखक हैं मेरे संपर्क में। और नए लेखकों में अमित राजपूत जी हैं, सुनील कुमार जी हैं, माला मोदी जी हैं और भी काफ़ी लेखक नाटककार हैं
बात करते हैं। हाँ हाँ हाँ, बात होती है, तमाम सामाजिक मुद्दों में बात होती है। अरुण कुमार पांडे जी हैं, और समाज में फैली विसंगतियाँ, कुरीतियाँ, किस क्षेत्र में किसका कैसे शोषण होता है, किस समाज का शोषण होता है, आदिवासियों पर ही बात होती है, आडंबरों पर ही बात, सबसे बात होती है। और लेखक तो होते ही हैं, वो तो सब जो ही बातें होती हैं सबको स्वीकार भी करते हैं बड़े अच्छे मन से, और उस पर वो मंथन भी करते हैं, उसको लिखते भी हैं। आज की जो दुनिया है, आज हमारी एक उंगली पर दुनिया हमारे इशारों पर जो हम मांगेंगे वो दे देगी। जी। इंटरनेट का ज़माना है, तो आज की दुनिया में किताबें कितनी तर्क संगत हैं। लोग कहते हैं कि किताबों का बोझ लेने से अच्छा एक मोबाइल डालो, उसमें PDF डाउनलोड करो और किताबें पढ़ो। देखिए राघवन जी, ये पिछले 10 वर्षों से इंटरनेट ने बहुत ज़्यादा प्रगति की है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि विश्व की प्रगति में इंटरनेट बहुत सहायक है, साहित्य के क्षेत्र में भी सहायक है। लेकिन यदि हम कंपैरिजन करें इंटरनेट और किताबों का, तो ज़मीन आसमान का अंतर है। किताबें किताबें होती हैं, किताबें पढ़ने वालों ने ही इंटरनेट का खोज किया है। इंटरनेट चलाने वाले किताबों को शायद लिख दें, बहुत कम लगता है मुझे, क्योंकि प्रैक्टिकली नॉलेज किताबों से ही होता है, वो एहसास किताबों से ही होते हैं कि कैसे दुख होते हैं समाज में, वो सब किताबों से ही हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। इंटरनेट से नहीं हो सकता। अच्छा, नए बच्चे क्या करते हैं, जो पढ़ने वाले छात्र हैं, कि इंटरनेट में केवल डाला, उन्होंने जो चीज़ खोजना है सर्च कर लिया, इससे स्मृति भी क्षीण हो रही, जो मनुष्य की एक मतलब ये स्मृति थी जो क्षीण हो रही है। जैसे कि पहले हम लोग पढ़ते थे, लिखते थे, गुरुजी बोलते थे, हम लोग लिखते थे, तो लिखने में भी हमारे मतलब दिमाग में चीज़ बैठती जाती थी, फिर उसको याद भी करते थे, प्रैक्टिकल भी करते थे। इससे हमारी स्मृति तेज होती किताबें पढ़ने से। इंटरनेट में हम फ्री हो जाते हैं कि हम डालेंगे 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा वहाँ से। तो मैं चाहूँगा कि जो नई पीढ़ी है वो इंटरनेट का यूज करे, केवल यूज करने के लिए, उस पर डिपेंड ना हो, किताबों का ही अध्ययन करें। किताबों से ही लिखना सीख सकते हैं, बोलना सीख सकते हैं, कमियां अपने आप के अंदर की ढूंढना सीख सकते हैं, और तमाम तरीके के एहसास जो जीवन मूल्य हैं हमारे, किताबों से ही मिल लेंगे। और हमें किताबों पर ही ध्यान रखना चाहिए। इंटरनेट को केवल आप एक सहायक के तौर पर प्रयोग करिए, इसके अलावा मैं ज़्यादा नहीं मानता कि उससे समाज की बहुत बड़ी तरक्की होगी इंटरनेट से। तो ये सब हैं दोनों में। बिल्कुल। तो साहित्य की कौन सी विधा है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? जैसे साहित्य में जैसे मैं पढ़ता सब कुछ हूँ, नाटक भी पढ़ता हूँ, कहानियाँ भी पढ़ता हूँ, और उपन्यास भी हैं, यात्रा वृत्तांत भी हैं। मुझे 2 अधिक पसंद है, यात्रा वृत्तांत और उपन्यास। उपन्यास में भी सबसे अधिक पसंद मुझे भारत विभाजन पर जो उपन्यास लिखे गए हैं वो सभी मुझे पसंद हैं। जैसे पाकिस्तान मेल है खुशवंत सिंह जी का, पिंजर है अमृता प्रीतम जी का, तमस है भीष्म साहिनी जी का, झूठा सच है। और यात्रा वृत्तांत की जब बात होती है तो राहुल सांगतायन जी हमारे मन में कौन जाते हैं, तो उनका भी कुछ जिक्र करिएगा। राहुल सांगतायन जी का, उस ज़माने में जब कहा जाता था जो समुद्र लग जाएगा वो हमारे देश में रहने लायक नहीं है या समाज से कट गया है वो, तो की यात्राएं की, लोगों को ये कहा कि उन्हें यात्राएं करनी चाहिए, बहुत कुछ सीखते हैं यात्राओं से। बिल्कुल। तो उन पर प्रकाश डालिए। साथ ही साथ आपकी क्या राय है घूमने को लेकर, तो उसको भी। अच्छा, जो लोग यात्राएं समय की कमी के कारण नहीं कर पाते हैं, उन्हें मैं सुझाव देना चाहूँगा कि आप, धन की कमी है आपके जीवन में या फिर समय की कमी है, तो आप यात्रा वृत्तांत जरूर पढ़िए, क्योंकि आप घर बैठे पूरे विश्व का भ्रमण कर सकते हैं, क्योंकि वो अनुभव से लिखेगा। किसी ने कल्पना से यात्रा वृत्तांत नहीं लिखे हैं। ये खासियत यात्रा वृत्तांत कि कोई भी यात्रा वृत्तांत कल्पना से नहीं लिखा गया, वो उन्होंने घूम करके ही लिखा।
जैसे चर्चा आई कि राहुल सांकृत्यायन जी के बारे में मैं कुछ बोलूं, तो उनको तो महापंडित कहा ही गया है। राहुल सांकृत्यायन जी वाकई में महापंडित ही थे। पूरा देश भ्रमण किया है, विश्व के दर्जनों देश उन्होंने भ्रमण किए हैं। ऐसे ऐसे भूखंडों में गए हैं जहाँ के बारे में लोगों की रूह कांप जाती है आज के ज़माने, जबकि आज आधुनिकता का है, आज हर प्रकार के साधन हैं, लेकिन आज भी वहाँ लोग नहीं जा पाते। वहाँ से 1930, 27, 40, 50 तक की बात है। अगर 20-30 साल उन्होंने भ्रमण किया है, तो तिब्बत के एरिया में, ईरान के एरिया में, भारत का लेह लद्दाख, पूरा एशिया जहाँ -50 डिग्री तापमान रहता है, 80 डिग्री तापमान रहता है माइनस का, वहाँ उस समय वो 70 साल पहले, 80 साल पहले वहाँ घूमे। उन्होंने अपने उस समय के यात्रा वृत्तांतों को बहुत अच्छे ढंग से लिखा है, और आप उनकी किताबें जब पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि मैं स्वयं ऐसे दुर्गम एरिया में घूम रहा हूँ। वो बर्फीली चोटियाँ, वो जंगल, वो वनस्पति विहीन एरिया जहाँ वनस्पति ही नहीं है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, वहाँ वो खच्चरों में सामान लाद के गए हैं, महीनों रहे हैं। और वहाँ से बौद्ध मठों का उन्होंने काफ़ी संकलन भी बौद्ध धर्म संबंधित किया, जो भारत से चला गया था, वो वहाँ से खच्चरों में लाद के इंडिया वापस लाए। तो हमारे देश के लिए तो राहुल सांकृत्यायन जी एक कई के अनुपम व्यक्तित्व हैं, उन्होंने फिर से हमारी पुरानी संस्कृति को हमारे यहाँ ला करके हमें दिखाया, जिसको हम लोग भूल रहे थे। वो संकलित करके बाहर से मांग के या जैसे भी खरीद के लाए, तिब्बत से, ईरान, इराक से, तमाम जगहों से, चीन से, हर जगह से, रूस से। और जैसे उनकी घूमने की जो जिज्ञासाएँ थी, वो कहते भी थे अर्थात तो घुमक्कड़ जिज्ञासा, में लिखा भी है। उनकी अधिकतर पुस्तकें हैं जो सब इसी पर हैं, घुमक्कड़ी पर हैं। और वो काफ़ी उन्होंने दर्शन के बारे में भी लिखा है, क्योंकि दर्शन जो होता है ना, हमारे अंदर जो भाव होते हैं वही दर्शन है। बिल्कुल। तो ये सब उन्होंने घूम करके ही प्राप्त। मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि हम अपने अनुभव और गलती से तो सीखते ही है, लेकिन हम हमारी ज़िंदगी पूरी खर्च देंगे लेकिन फिर भी उतना नहीं सीख पाएंगे। इसलिए ज़रूरत है हमें दूसरों के अनुभव और गलतियों से सीखने की। तो जब हम अगर सीखना चाहेंगे तभी सीख पाएंगे दूसरों के अनुभव गलती से, जब हम उनको पढ़ेंगे, उनके अनुभवों को पढ़ेंगे। तो हमारे साथ इस वार्ता में नरेंद्र जी मौजूद थे, और हम जल्द ही बुंदेली भाषा के महारथी को अपने शो पर बुलाएंगे और कई कलाकारों को इनवाइट करेंगे ताकि वो अपने अनुभव साझा करें, जो उन्हें संकलित किया है वो आपके साथ बांट सकें। तो हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।